आज के इस गरिमामयी सम्मेलन में हम सबके मध्य उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री मान्यवर श्री कैलाश चौधरी जी, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार तेलंगाना के हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री रेड्डी जी, केरला सरकार के मंत्री माननीय श्री पी प्रसाद जी, डॉक्टर पाला राजेश्वर रेड्डी जी, भारत सरकार के कृषि सचिव आदरणीय संजय अग्रवाल जी, सचिव डेयर और महानिदेशक ICR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय सोमेश कुमार जी, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती सुभा ठाकुर जी, तेलंगाना सरकार के प्रमुख सचिव श्रीमान रघुनंदन जी, कुलपति श्री प्रवीण राव जी, AK सिंह जी, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर, और इस अवसर पर उपस्थित सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वज्जन, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी, किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के बाद यह दूसरा सम्मेलन है। मैं इस सम्मेलन में आप सबका भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबका इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम को राज्य सरकार और उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जो निष्कर्ष आएंगे वो ऑयल पाम मिशन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होंगे। इसके लिए मैं सोमेश कुमार जी की टीम और सुभा ठाकुर जी की टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी भारत में रहने वाले लोग हैं। भारत की दो प्रधानताएं हैं। एक भारत कृषि प्रधान है और दूसरा भारत धर्म प्रधान है। धर्म की प्रधानता से मेरा आशय पूजा पद्धति से नहीं है। हर इंसान का देश के प्रति धर्म है,
संस्था के प्रति धर्म है, अपने संबंधियों के प्रति धर्म है, जो सरकार में काम करते हैं उनका सरकार के प्रति धर्म है, जो जनता में काम करते हैं उनका जनता के प्रति धर्म है। ये जो धर्म की प्रधानता भारत में है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के रहते कई बार विदेशी आक्रांताओं ने भी हम लोगों को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की विभिन्नता में एकता के इस ताने बाने को कोई भी तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार से कृषि की भी प्रधानता है। जब जब देश में आर्थिक प्रतिकूलता आई तो कृषि और गांव, इन दो की जो हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया और देश को कमजोर नहीं होने दिया। हाल ही में कोविड के कालखंड के समय भी दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश और उनकी अर्थव्यवस्थाएं थम गई थी। भारत भी उससे प्रभावित था। हमारे भी कल कारखाने के पहिए बंद हो गए थे, लेकिन हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि कृषि का पहिया चलता रहा, किसान परिश्रम करता रहा, सरकार मदद करती रही और कोविड के इस दौर में भी देश के किसानों ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने बम्पर खरीद की। और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोविड की प्रतिकूलता में एक बार फिर कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। तो कृषि की ये प्रधानता जो है, ये हमारा मेरुदंड है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बैकबोन का महत्व होता है, ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। और इस ताकत को हम जितना फलीभूत करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, उतनी ही मजबूती के साथ विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर भारत ताकत से खड़े होने में कामयाबी हासिल कर सकेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज कृषि के क्षेत्र में काफी जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह कहा कि कृषक की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तब से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसान हो, किसानों से संबंधित अनेक संगठन हो, सबके जबान पर एक ही चीज है, आमदनी दोगुनी कैसे हो। आज खेती उन्नत बने, खेती हमारे लिए एसेट बने, खेती वर्तमान परिस्थितियों में कहीं हम पर बोझ न बन जाए, इस दृष्टि से भी राज्य सरकार बहुत तेजी के साथ विचार कर रही है और अपनी एक सफलतम भूमिका का निर्वाह कर रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम सरप्लस कंट्री हैं। बाकी भी जितने शेष कृषि उत्पाद हैं, उनके उत्पादन की दृष्टि से भारत या तो पहले नंबर पर है या भारत दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ है।
यह हमारे किसानों का परिश्रम, सरकारों की कृषि हितैषी नीतियां, वैज्ञानिकों का अनुसंधान, बढ़ती हुई जागरूकता, इसी का निश्चित रूप से परिणाम है। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जहां एक ओर देश के सर्वांगीण विकास के बारे में विचार करते हैं, योजना पर काम करते हैं, वहीं गांव, गरीब और किसान पर उनका प्राथमिकता के साथ फोकस रहता है। देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान की ताकत कैसे बढ़े, तो एफपीओ बनाए जाएं, एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपया खर्च किया जाए और हमारा छोटा किसान भी महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए, अपनी उत्पादकता बढ़ा पाए, अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग कर पाए और अपने उत्पाद का वाजिब दाम प्राप्त करके अपनी माली हालत सुधार पाए। इस दृष्टि से एफपीओ से लेकर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक योजना बनाने का भी काम निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन जब हम कृषि के क्षेत्र में विचार करते हैं तो 3 चीजें हमारे ध्यान में आती हैं। कृषक की आमदनी बढ़ना चाहिए, किसानी में आने वाली लागत कम होनी चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे कृषि उत्पाद हैं या कृषि उत्पादों में लगने वाले आदान हैं, उन चीजों पर जिन पर हम आयात पर निर्भर करते हैं, उसमें हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसलिए आमदनी बढ़े इस दृष्टि से चौमुखी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लागत कम हो इस दृष्टि से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पर बल दिया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन जैसी विधाओं को, सूक्ष्म सिंचाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया पर काम किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो आयात पर हमारी निर्भरता है, फिर वो फर्टिलाइजर के लिए हो, सीड्स के लिए हो, पेस्टिसाइड के लिए हो, दलहन के लिए हो, तिलहन के लिए हो, इस सब में भी आत्मनिर्भर भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अब भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए और भारत की ताकत ऐसी बढ़ना चाहिए कि हम दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में खड़े हो सके। अभी मेरे मित्र अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ऑयल सीड के क्षेत्र में हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। यह सच है। आज हम अनुभव करते हैं, किसी भी वर्कशॉप पे जाओ जो हेल्थ से संबंधित हो, तो सभी डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप व्यायाम कीजिए और ऑयल का उपयोग कम से कम करिए। लेकिन जब हम खपत को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि 14-15 के आसपास 16-16.5 किलोग्राम प्रति कैपिटा खाद्य तेलों का उपयोग हमारे देश में होता था और आज 20 लीटर
पर कैपिटा का उपयोग हो रहा है, किलोग्राम का उपयोग हो रहा है। खपत बढ़ रही है, यद्यपि सच है कि उत्पादन भी बढ़ रहा है। मुझे मस्टर्ड का रकबा ध्यान है, इस बार मस्टर्ड 87 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। पिछले बार ये 71 लाख हेक्टेयर में थी और उससे पिछले ईयर में ये 61 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। सोयाबीन भी बढ़ रहा है, मूंगफली भी बढ़ रही है, मस्टर्ड भी बढ़ रहा है। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी जो खाद्य तेल की व्यवस्था है और उसका उपयोग है, उसमें 56% ऑयल पाम का हिस्सा है। मैं समझता हूं ये बड़ा हिस्सा है और पाम ऑयल के लिए हमको इंपोर्ट पर निर्भर करना ही पड़ता है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, उस पर हमारी निर्भरता रहती ही है। यदि पाम ऑयल पर काम हुआ और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज लगभग 3 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल का उत्पादन हो रहा है। लेकिन देश में आईसीआर की स्टडी के अनुसार 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां ऑयल पाम का उत्पादन तेजी के साथ किया जा सकता है। इसमें 9 लाख हेक्टेयर एरिया नॉर्थ ईस्ट का है, इसलिए ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट पर भी प्राथमिकता के साथ फोकस किया गया है। और हमने कार्यक्रम बनने के बाद सबसे पहली कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट के साथ गुवाहाटी में की थी। उसमें किसान भी थे, इंडस्ट्री भी थी। किसान को भी आश्वस्ति दी गई, इंडस्ट्री को भी आश्वस्ति दी गई। सबने अपने अपने विचार रखे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितनी क्वेरीज गुवाहाटी सम्मेलन में आई थी, मंत्रालय के द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है। एक आध दो चीजें रह गई हैं जो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उस समिट में नॉर्थ ईस्ट में 2-3 नई इंडस्ट्री ऑयल पाम आधारित लगे, इसका एमओयू भी हुआ। उनके स्थान इत्यादि की व्यवस्था जल्दी की जा रही है और इंडस्ट्री वहां आएगी तो नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर बदलने का भी काम होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो, ये सब राज्य भी हैं जहां पर ऑयल पाम का उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए इन राज्यों को आज हैदराबाद में आमंत्रित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रकार के हितधारक मौजूद हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोग वर्किंग सेशन में विमर्श करेंगे और चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे राज्य सरकार को आने वाली कठिनाई हो, सबको सुना जाएगा और सबका निराकरण किया जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कल में 29-30 तक 26 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ऑयल पाम का रकबा भारत की धरती पर बढ़े। अभी फिलहाल हम दुगना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे यह देखते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में समिट में ऑयल पाम उत्पादन की दृष्टि से उत्साह देखने को मिला, उससे कई गुना ज्यादा उत्साह तेलंगाना की धरती पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों लगभग महीने भर पहले मैं आया था तेलंगाना मिलेट समिट के लिए
क्योंकि 2023 पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाने वाला है। उसकी तैयारी की दृष्टि एक समिट थी और उस समय सोमेश कुमार जी और रघुनंदन जी से मुलाकात हुई थी। उनने उस समय भी कहा था कि ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से तेलंगाना अग्रणी भूमिका निभाएगा। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि जो सोमेश कुमार जी ने व्यक्त किया, जो मंत्री जी ने व्यक्त किया, उसके अनुसार ऑयल पाम की दृष्टि से तेलंगाना नंबर 1 पर चलेगा, ऐसा मैं पूरे विश्वास के तौर पर कह सकता हूं। मंत्री जी ने कुछ विषय रखे हैं, मैं उनको इस अवसर पर एक ही आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी वर्किंग सेशन में जो विषय आएंगे वे और जो मंत्री जी ने रखे हैं वे, उनके निराकरण की दृष्टि से हम पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे। लेकिन ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से संसाधन की कोई भी कमी भारत सरकार के ओर से नहीं आने दी जाएगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत सरकार पूरे 28 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती हो, किसान के घर में समृद्धि हो, खाद्य तेलों की दृष्टि से हमारा आयात पर निर्भरता समाप्त हो, इस दिशा में बहुत ही गंभीर है। और उस गंभीरता के साथ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और पूरी ताकत से राज्य की पीठ पर भारत सरकार मदद करने के लिए खड़ी रहेगी, ऐसा मैं इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। दूसरी निर्भरता हमारी फर्टिलाइजर पर भी है। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं वर्तमान में खेती का परिवेश भारत में इतना व्यापक है कि किसी भी एक विधा पर लंबे समय तक चलना और उस पर निर्भर रहना यह हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी माटी मुक्त हो, इसकी चर्चा खेती के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सब जगह बहुत तेजी के साथ चल रही है। और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये रकबा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तेलंगाना, आंध्रा, इस क्षेत्र में भी काफी इस दिशा में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। आप सबके ध्यान में है और तेलंगाना और आंध्रा का यह क्षेत्र तो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में इस क्षेत्र ने कदम बहुत तेजी के साथ बढ़ाए हैं। पिछली 16 तारीख को आप सब ने एक कार्यक्रम देखा होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे और आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के राज्यपाल हैं, उनका नेचुरल फार्मिंग पर एक लंबा व्याख्यान हुआ। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी संपूर्ण देश को यह अनुरोध किया है कि अपनी धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती की ओर उन्मुख होना चाहिए। उसमें पशुपालन भी बढ़ेगा, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और हम गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से खेती में लागत भी कम आएगी, उत्पादकता कम नहीं होगी और धीरे धीरे जो केमिकल फर्टिलाइजर पर हमारी निर्भरता है, भारत उससे भी मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि का क्षेत्र हमारी प्राथमिकता पर है। कृषि का क्षेत्र भारत की प्रधानता से जुड़ा हुआ है।
कृषि के क्षेत्र से हमारी प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता रहेगी। किसान की माली हालत सुधरे, माटी की उर्वरा शक्ति बढ़े, मानव शरीर के लिए उपयुक्त कृषि पदार्थ उत्पन्न हो और कृषि उत्पाद का निर्यात भी हम दुनिया में बढ़ा सकें। इन पवित्र उद्देश्यों के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। आज की ये शानदार कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग आए, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और यह कॉन्फ्रेंस सफल हो और ऑयल पाम के विकास की दिशा में हैदराबाद की यह कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर गाड़े, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। Thank you very much, sir, for your words of encouragement. The Ministry of Agriculture is indeed blessed to have your able leadership and vision to take the oil palm sector forward. On behalf of the Ministry of Agriculture, I express my gratitude for your valuable comments. I now invite Srimati Shubha Thakurji, Joint Secretary, Government of India, for her vote of thanks. Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary ji, Honorable Minister of Agriculture for Government of Telangana, Shri Niranjan Reddy ji, Honorable Minister for Agriculture, Government of Kerala, Shri P. Prasad ji, Honorable Chairman of Raitu Bandhu Samiti, Government of Telangana, Shri P. Reddy ji, Honorable Secretary, Agriculture and Farmers Welfare, Shri Sanjay Agarwal ji, Honorable Secretary DARE and DG ICR, Shri Trilochan Mahapatra ji, Honorable Chief Secretary, Government of Telangana, Shri Somesh Kumar ji. It is indeed my great pleasure and honor that all of you found the invaluable time to come for this conference and gave so much of your time. We are indeed grateful to the APC, Mr. Raghunandan Rao, to Mr. Reddy, Director, Telangana Horticulture, to Special Chief Secretary, Agriculture, and all the delegates present here today. This summit is very important in a series of summits which we have had, the first one being in Guwahati, and the second one being in the great state of Telangana. I also thank the organizers for the displays of the oil palm stalls which have been set up with great effort, and we have learned a lot from all the stalls and all the persons who have explained to us the benefits of oil palm. I'm also thankful to all the delegates of the state governments who have found the time at this busy time of year to come for this conference, and also to the scientists, the ICR representatives, and the oil palm processors, and of course, last but not the least, the very, very hard-working oil palm farmers. We thank you all for coming for this summit, and we hope to make it a great success. Thank you very much. Thank you, ma'am. Request all the participants to join us for lunch. We will be back in the hall by 1:40 p.m. Thank you very much. బైక్ తీసుకుంటారా స్టాల్స్కి వెళ్తున్నారా కేవలం Request all the participants to note, we are serving high tea right now. The hall is on the left of this hall, and please have your high tea and come back in the next 15 minutes so we can resume the session and then break for lunch. దయచేసి participants అందరూ కూడా పక్క హాల్లో ఉండే high tea